बहुत पहले की बात है। हरिनारायणपुर राज्य पर राजा जगन सिंह राज किया करता था। उसकी रानी का नाम सुलक्ष्मी था, जो बहुत ही सील सौम्य स्वभाव की थी। उन दोनों का एक पुत्र था जिसका नाम मगन सिंह था। एक दिन राजा जगन सिंह शिकार करने मधुबन में गया। वहाँ उसने एक कबाली सुंदरी को देखा तो उससे बोल उठा, कौन हो तुम? मैं इस वन में रहने वाले धनक कबीले के सरदार मिश्र की बेटी सगुना हूँ। सगुना, तुम तो बहुत सुंदर हो। क्या मैं अपने रूप की प्रशंसा करने वाले का परिचय जान सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। हम हरे नारायणपुर के राजा जगन सिंह हैं। ओ, तो आप राजा है। सगुना भयभीत दृष्टि से उसकी ओर देखा और फिर वहां से चली गई। सगुना से मुलाकात होने के पश्चात राजा जगन सिंह वापस हरिनारायणपुर लौट आया। उस रात जब वो रानी सुलक्ष्मी के साथ अपने शयन कक्ष में सोया हुआ था तो नींद में ही बड़बड़ा रहा था, सगुना, सगुना। उसकी यह बात सुनकर रानी सुलक्ष्मी की नींद खुल गई और वो सोचने लगी, ये सगुना कौन है जिसका नाम महाराज नींद में ले रहे हैं? सुबह होने पर रानी सुलक्ष्मी ने राजा जगन सिंह से पूछा, महाराज, ये सगुना कौन है? सगुना? तुम सगुना को कैसे जानती हो रानी? महाराज, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। रानी, सगुना एक लड़की का नाम है। कल जब हम शिकार खेलने मधुबन में गए थे तो वहीं पर सगुना से हमारी मुलाकात हुई थी। वो धनक कबीले के सरदार मिश्र की बेटी है। महाराज, एक बात पूछूं, सगुना बहुत सुंदर है क्या? अब रानी, तुम हमसे ये प्रश्न क्यों पूछ रही हो? महाराज, जिस प्रकार कल रात आप नींद में सगुना का नाम ले रहे थे, उससे प्रतीत होता है कि सगुना के रूप सौंदर्य ने आपके दिल पर गहरा छाप छोड़ा है और आप पहले दृष्टि में ही उससे प्रेम करने लगे हैं। ओहो रानी, ये तुम क्या कह रही हो? मैं वही कह रही हूँ महाराज, जो सच है, क्योंकि सगुना आपको पसंद आ चुकी है। इसीलिए आप शीघ्र ही उससे विवाह कर लीजिए। अरे ये कैसे हो सकता है रानी? तुम जैसी शीलवती पत्नी और युवराज मगन सिंह जैसे सुंदर पुत्र के होते हुए हम भला दूसरा विवाह कैसे कर सकते हैं? नहीं 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 नहीं, ये सर्वथा अनुचित है रानी। ऐसी बातें आप भला सोच भी कैसे सकती हैं? महाराज, आप उचित और अनुचित के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े और निसंकोच होकर दूसरा विवाह कर ले। इसी में आपकी और आपके राज्य की भलाई है। वो कैसे रानी? महाराज, मेरी इस बात को तो आप मानेंगे ही कि सगुना के रूप सौंदर्य का जादू आपके ऊपर पूरी तरह असर डाल चुका है। तब महाराज, ऐसी स्थिति में यदि आपका विवाह सगुना के साथ नहीं हुआ तो आप हर समय उसके ख्यालों में खोए रहेंगे। राजपाट की ओर से आपका दिल उचट हो जाएगा और किसी भी राज्य के लिए यह सबसे खतरनाक स्थिति है कि उसके राज्य का राजा उसके प्रति आदिशील हो जाए। ऐसी स्थिति में राज्य में अराजकता फैल जाएगी। आप स्वयं भी बीमार पड़ सकते हैं। इसीलिए मेरी मानिए तो महाराज, आप सगुना से दूसरा विवाह कर लीजिए। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं रानी। हम ऐसा करके तुम्हारे साथ अन्याय नहीं कर सकते। इतना कहकर राजा जगन सिंह उस कक्ष से बाहर निकल गया। फिर रानी ने उसी समय अपने रथ के सारथी को बुलाकर उससे कहा, सारथी, रथ को फौरन यात्रा के लिए तैयार करो। मैं इसी समय मधुबन जाना चाहती हूँ। मधुबन पहुंचकर उसका रथ धनक कबीले के बस्ती के बाहर जाकर रुक गया। तभी एक व्यक्ति बोला, आइए 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 महारानी, मैं आपको सरदार के पास ले चलता हूँ। आइए आइए आइए। हाँ रानी जी, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। कहिए, कैसे आना हुआ आपका? आप अपनी बेटी सगुना को हमें सौंप दीजिए। ओ, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा रानी जी। सगुना का भला आप क्या करेंगी? सरदार, उसके साथ मैं अपने पति का विवाह रचाऊंगी। ये सुनकर सरदार गहरी सोच में पड़ गया।
तो रानी बोली, क्या मैं ये समझूं कि आप मेरी इच्छा पूरी नहीं करेंगे? रानी जी, कौन ऐसा नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी राजरानी बने। ठीक है, तब ये रिश्ता पक्का रहा। मैं कल ही महाराज के साथ बारात लेकर यहाँ आऊंगी। हम बारात का स्वागत करने के लिए तैयार रहेंगे। फिर रानी वापस महल लौट गई। हरिनारायणपुर पहुंचकर रानी बोली, महाराज, दुल्हा बनने की तैयारी कर लीजिए, आपका विवाह तय कर आई हूँ। सारी बात सुनकर महाराज बोले, श्री लक्ष्मी, तुमने ठीक नहीं किया। महाराज, सही या गलत के चक्कर में ना पड़िए और विवाह की तैयारी शुरू कीजिए। तब राजा जगन सिंह ने सुलक्ष्मी से कहा, रानी सुलक्ष्मी, तुम बहुत बड़े दिल वाली रानी हो। तुम जैसी नारी ही इस प्रकार का त्याग कर सकती है। दूसरे दिन विवाह के पश्चात राजा जगन सिंह सगुना को हरिनारायणपुर विदा कर लाया। रानी लक्ष्मी, आज से तुम हमारी महारानी हो और सगुना हमारी रानी है। राजा जगन सिंह सुखपूर्वक अपनी महारानी और रानी के साथ जीवन बिताने लगा। उचित समय पर रानी सगुना ने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम पवन सिंह रखा गया। इस प्रकार धीरे धीरे 10 वर्ष बीत गए। इसका पता ही ना चला। युवराज मगन सिंह अब युवा हो गया था और नन्हा राजकुमार पवन सिंह भी किशोर हो गया था। रानी सगुना लाड में उससे कहती, मेरा बेटा बड़ा होकर इस देश का राजा बनेगा, राजा। एक दिन जब वो राजकुमार पवन सिंह से ये कह रही थी तो कक्ष में प्रवेश करते समय राजा जगन सिंह ने ये सुन लिया और सोचने लगा, ओहो, रानी सगुना तो राजकुमार पवन सिंह को गलत शिक्षा दे रही हैं। भला बड़े भाई के होते हुए छोटा भाई राजा कैसे बन सकता है। फिर राजा जगन सिंह पास आकर रानी सगुना से बोला, रानी, तुम राजकुमार को गलत बातें मत सिखाओ। राजकीय परंपराओं के अनुसार बड़ा भाई राजगद्दी का उत्तराधिकारी होता है। ये सुनकर रानी सगुना का मुंह उतर गया। राजा जगन सिंह ने उसे समझाया, रानी देखो, हमारी बात को समझो। अभी पवन सिंह किशोर हैं, उन्हें ऐसी बातें कहकर भाई भाई के बीच दूरियां बढ़ाने का प्रयास ना करो, वरना आगे चलकर इसका भयंकर परिणाम भुगतना पड़ सकता है। जी महाराज, मैं आगे से इस बात का पूरा ध्यान रखूंगी। सगुना ने राजा जगन सिंह से ये कह तो दिया, पर अब वो मन ही मन युवराज मगन सिंह से चलने लगी थी। एक दिन की बात है, युवराज मगन सिंह जंगल में शिकार करने गया। तभी उसे फड़फड़ की आवाज सुनाई दी। ये आवाज सुनकर वो चौंका। ये फड़फड़ की आवाज कहाँ से आ रही है? तभी उसकी नजर आकाश की ओर उठी और उसने देखा आकाश में उड़ता हुआ एक विशाल हंस फड़फड़ की आवाज कर रहा था। अरे बाप रे बाप, ऐसा विचित्र हंस तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। ओह, मुझे तो इसका शिकार करना चाहिए। ये सोचकर उसने शीघ्रता से हंस पर निशाना साधा। तीर उड़ते हुए हंस के पेट में जा लगा। तीर लगते ही विशाल हंस आकाश में एक पल के लिए डगमगाया, फिर वापस मुड़कर उसी दिशा में चला जिधर से कुछ देर पहले वो उड़कर आया था। हंस के पेट के घाव से खून की बूंदें जमीन पर टपक रही थी। ओह, तो मुझे इन टपकती खून की बूंदों के सहारे आगे बढ़ना चाहिए। खून की बूंदें जंगल में बने एक महल के बाहर जाकर समाप्त हो गई। ओहो, तो इसका मतलब ये है कि घायल हंस उड़कर इसी महल में गया है। मुझे इस महल में जाना चाहिए। घोड़े से उतरकर उसने महल के दरवाजे को खोलने की कोशिश की। अरे बाप रे बाप, ये महल का दरवाजा तो पत्थर की तरह जाम है। ऐसा लगता है जैसे वर्षों से इस महल का दरवाजा खोला ही न गया हो। ओहो, अब मैं महल में कैसे जाऊं? वो सोच विचार में खड़ा ही था कि तभी वहां से एक ऋषि गुजरा और बोला, क्या बात है बेटा, तुम इस महल के बाहर क्यों खड़े हो? दरअसल ऋषिवर, मैं इस महल के अंदर जाना चाहता हूँ, लेकिन महल का दरवाजा है कि कितनी भी कोशिश कर लो खुल ही नहीं रहा है। युवक, तुम बेकार ही इस पत्थर पे सर पटक रहे हो। इस महल का दरवाजा तुमसे नहीं खुलेगा। ये महल बकासुर नामक दैत्य का है।
बकासुर राक्षस होने के साथ साथ जादूगर भी है। उसने जादू के द्वारा इस महल के दरवाजे को बंद कर रखा है। केवल बकासुर ही इस बंद दरवाजे को खोल सकता है। ओ, ऐसी बात है। तो क्या मैं इस महल में नहीं जा सकूंगा फिर? मगन सिंह निराश हो गया। उसकी निराशा देख ऋषि बोले, युवक, इस प्रकार निराश ना हो। तुम्हारी सहायता मैं करूंगा। मैं अपने तपोबल से इस महल का बंद दरवाजा खोल सकता हूँ। तब ऋषि बंद दरवाजे की ओर बढ़े। अगले ही पल वो महल का दरवाजा अपने आप ही खुल गया। जाओ युवक, जाओ। अब तुम महल में जा सकते हो। जाओ। ऋषि उसे आशीर्वाद दे वहां से चले गए। तब उत्सुकता में डूबे मगन सिंह ने महल में प्रवेश किया। जैसे ही वो महल के अंदर पहुंचा, महल का मुख्य दरवाजा तुरंत ही बंद हो गया। उसके कानों में किसी के कराहने की स्वर सुनाई पड़ी। ओ, इस कक्ष से किसी के कराहने की आवाज आ रही है। चलो, चलकर देखता हूँ। तभी उस कक्ष से एक युवती निकली। जैसे ही उसकी दृष्टि मगन सिंह पर पड़ी, वो बोली, आखिर तुम यहाँ तक आ ही गए। वो दौड़कर मगन सिंह के पास आई और उसे आगे की ओर ढकेलते हुए बोली, चलो युवराज, शीघ्रता से यहाँ से दूर चलो। अरे, ये युवती कौन है और ये मुझे इस स्थान से दूर क्यों ले जाना चाहती है? देखें तो सही, ये युवती आखिरकार मुझे कहाँ ले जाना चाहती है। ये सोचकर मगन सिंह उस युवती के साथ चुपचाप चल लिया। उसे लेकर वो एक कक्ष में पहुंची और बोली, तुम इस महल में कैसे आए हो? देखो, मैंने तीर से एक विशाल हंस को घायल किया था। वो घायल हंस इस महल में घुसा था। मैं उस हंस का पीछा करते हुए यहाँ पे आया हूँ। युवती का मुंह भय से पीला पड़ गया। तब मगन सिंह ने उससे कहा, क्या हुआ? तुम मेरी बात सुनकर घबरा क्यों गई? युवराज, तुमने जिस हंस को घायल किया था वो मेरे पिता बकासुर राक्षस है। मैं उनकी पुत्री कपिला हूँ। इस समय मेरे पिता अपने कक्ष में पड़े पीड़ा से करा रहे हैं। मैं उनके घाव का उपचार करके उनके कक्ष से बाहर निकली ही थी कि अचानक तुम दिखाई दे गए। ओ, तो वो कराहट तुम्हारे पिता की थी? हाँ युवराज, तुम्हारे तीर ने उन्हें बहुत बुरी तरह घायल कर दिया है। कपिला, अब मेरे 2 प्रश्नों का उत्तर दो ताकि मेरी जिज्ञासा शांत हो सके। पहला प्रश्न ये है कि हंस का रूप धारण कर तुम्हारे पिता कहाँ जा रहे थे और उन्होंने हंस का रूप धारण क्यों किया था? दूसरा प्रश्न ये है कि जब तुमने मुझे पहली बार महल में देखा तो तुम मुझे देखकर इस प्रकार चौंकी जैसे पहले से ही तुम्हें पता हो कि आज मैं इस महल में आने वाला हूँ। क्या ये सच है कपिला? हाँ युवराज, ये सच है। तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर सुनो। मेरे पिता राक्षस बकासुर नरभक्षी है। वो प्रतिदिन एक मनुष्य का भक्षण करते हैं। क्योंकि वो सूरत और स्वभाव में भयंकर है, इसीलिए मनुष्य उनकी छाया से भी दूर भागते हैं। अंततः मेरे पिता हंस का रूप धारण कर मनुष्य की खोज में दूर दूर तक जाते हैं। हंस के रूप पर मोहित होकर मनुष्य आकर्षण से खींचे हुए मेरे पिता के पास आ जाते हैं। तब मेरे पिता झपट्टा मारकर उस मनुष्य को अपने पंजे में दबाकर इस महल में ले आते हैं। फिर आराम से अपने कक्ष में उस मनुष्य का भक्षण करते हैं। युवराज, तुम्हारे दूसरे प्रश्न का उत्तर सुनो। आज से 5 दिन पूर्व माँ महाकाली ने स्वप्न में मुझे दर्शन देकर बताया था कि आज से 5 दिन पश्चात हरिनारायणपुर का युवराज मगन सिंह तुम्हारे महल में आएगा और उससे तुम्हारा विवाह होगा। ओ, तो इसीलिए तुम मुझे देखकर चौंकी थी। कपिला, तुम जैसी सुंदरी से विवाह करके मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। पर क्या तुम्हारे नरभक्षी पिता तुम्हारा विवाह मुझसे करने को राजी होंगे? कह तो तुम ठीक रहे हो युवराज। मेरे पिता को इस विवाह के लिए राजी करना बहुत ही कठिन कार्य है। फिर भी तुम चिंता ना करो, मैं कल ही अपने पिता से इस बारे में बात करूंगी। युवराज, रात बहुत हो गई है, अब तुम इसी कक्ष में आराम करो। मैं अभी अपने पिता के पास जा रही हूँ। वो घायल है, ना जाने कब उन्हें मेरी आवश्यकता पड़ जाए। ठीक है कपिला। इधर जब कपिला बकासुर राक्षस के कक्ष में पहुंची तो वो पीड़ा से बुरी तरह कर्रा रहा था।
हाय रे, मैं मर गया, मर गया, मर गया, मर गया रे। आह, आह। पिताजी, क्या घाव में बहुत दर्द हो रहा है? हाँ बेटी, दर्द अब सहा नहीं जा रहा, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द, बाप रे बाप रे बाप। फिर कपिला ने बकासुर के घाव पर दवाई का लेप किया, जिससे बकासुर को काफी आराम मिला। कुछ देर बाद ही वो चैन की नींद सो गया। अगले दिन कपिला युवराज मगन सिंह को लेकर बकासुर के कक्ष के बाहर पहुंची और बोली, युवराज, तुम बाहर ही रुको, मैं अंदर जाकर पिताजी से तुम्हारे बारे में बात करती हूँ। तब उसे बाहर छोड़कर कपिला कक्ष में चली गई और बकासुर से बोली, पिताजी, इस समय मैं आपसे एक जरूरी विषय में बात करने आई हूँ। क्या बात है बेटी? पिताजी, पहले इस बात का वचन दो कि मैं आपसे जो भी कहने वाली हूँ आप उसे पूरा करेंगे। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम जो बात कहोगी मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। अब तो बताओ बेटी, आखिरकार बात क्या है? पिताजी, मैं मगन सिंह से विवाह करना चाहती हूँ। मगन सिंह? ये मगन सिंह कौन है? उससे तुम कहाँ मिली? पिताजी, मगन सिंह हरि नारायण राज्य का युवराज है। इस समय वो आपके कक्ष के बाहर खड़े हैं। एक काम करो, उसे अंदर बुलाओ। अगले ही पल युवराज मगन सिंह कक्ष के अंदर था। ओ, तो तुम ही मगन सिंह हो? हाँ, राक्षस बकासुर, मैं ही मगन सिंह हूँ। और सुनो, कल मैंने ही अपने तीर से तुम्हें घायल किया था। यह सुनते ही बकासुर क्रोध से दहाड़ उठा। ओह, तो कल तुमने ही मुझे प्राण घातक वार किया था और आज तुम मेरी बेटी का हाथ मांगने हमारे पास आए हो? अरे तुम्हारी इतनी हिम्मत हुई कैसे? मगन, कल जब तुमने मुझ पर तीर से वार किया था उस समय मैं किसी मनुष्य की खोज में जा रहा था। तुम्हारे किए हुए वार के कारण ही मुझे बीच रास्ते से खाली हाथ यहाँ लौटना पड़ा था, इसीलिए मैं कल से भूखा हूं। अच्छा हुआ जो तुम स्वयं चलकर यहाँ मेरे पास आ गए हो, और अब मैं तुम्हें खाकर अपने पेट की आग को शांत करूंगा। चलो, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। यह सुनते ही कपिला ने अपने वस्त्र में छिपा कटार बाहर निकाल ली और बोली, पिताजी, यदि आपने मगन सिंह का भक्षण करने की कोशिश की तो इस कटार से आपने पेट में भोंककर मैं अपनी जान दे दूंगी। हाँ, कपिला, कपिला, तुम मेरी इकलौती बेटी हो, अपनी जान देने का अनर्थ ना करो। हाँ ठीक है, मैं वादा करता हूँ कि मैं मगन सिंह को नहीं खाऊंगा, बस। तब कपिला ने कटार वापस वस्त्र में रखकर कहा, पिताजी, अब आप मगन सिंह से मेरे विवाह के लिए तैयार हो? युवराज मगन सिंह, अब मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। मैं तुमसे कपिला का विवाह करने के लिए तैयार हूँ, पर इसके लिए तुम्हें मेरी एक शर्त पूरी करनी होगी। शर्त? कौन सी शर्त बकासुर? मेरे इस महल के आंगन में एक बहुत मजबूत खंभा है, तुम्हें उस खंभे को जड़ से उखाड़ना होगा। यदि तुम ऐसा कर सके तो मैं सहर्षि कपिला के साथ तुम्हारा विवाह कर दूंगा, समझ गए? हाँ ठीक है बकासुर, मैं उस खंभे को जड़ से उखाड़ दूंगा, लेकिन आज नहीं, कल। तब युवराज मगन सिंह कपिला के साथ बकासुर के कक्ष से चला गया। अपने कक्ष में आकर वो कपिला से बोला, हाँ कपिला, देखो, इस समय तो मैंने तुम्हारे पिता से कह दिया कि कल मैं खंभे को जड़ से उखाड़ दूंगा, लेकिन सच बताऊं, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं उस मजबूत खंभे को आखिरकार उखाड़ूंगा कैसे। युवराज, उसकी चिंता तुम न करो। इस शीशे में भारत तरल पदार्थ है, तुम्हें इसे खंभे की जड़ में छिड़कना होगा। इस तरल पदार्थ के प्रभाव से खंभे की जड़ कमजोर हो जाएगी और पलक झपकते ही खंभा जड़ से उखड़ जाएगा। ओ कपिला, तुमने तो मेरी समस्या पलक झपकते ही हल कर दी। वाह 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 वाह। अगले दिन बकासुर, मगन सिंह और कपिला उस स्थान पर पहुंचे जहां खंभा गड़ा था।
हाँ युवराज मगन सिंह, तुम्हें इस खंभे को ही जड़ से उखाड़ना होगा। चलो शुरू करो। तब मगन सिंह ने आगे बढ़कर सीसी का तरल पदार्थ खंबे की जड़ में डाला। खंबे पर जरा सा प्रयास करते ही वो जड़ से उखड़ गया। यह देख बकासुर बोला, अरे बाप रे बाप, ये मगन सिंह आदमी है या फिर दानव? हाँ, ठीक है, अब तो हर हाल में मुझे इसके साथ अपनी कपिला का विवाह करना होगा। वाह 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 वाह। बकासुर मगन सिंह की ओर प्रशंसा से देखते हुए बोला, युवराज, तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। मैं तुम्हें अपना दामाद बनाने के लिए तैयार हूं। और उसी समय बकासुर ने कपिला के साथ युवराज मगन सिंह का विवाह कर दिया। सदा सुखी रहो मेरे बच्चों, सुखी रहो। तत्पश्चात वो मगन सिंह से बोला, बेटा, मैं चाहता हूं कि 10-15 दिन और यहाँ रहकर तुम मेरा आतिथ्य स्वीकार करो। इससे मुझे हार्दिक खुशी होगी। जो आज्ञा पिताजी, जैसा आप कहें। अपनी स्वीकृति देकर मगन सिंह कपिला के साथ वहां रुक गया। इस घटना के अगले दिन ही मगन सिंह कपिला से कहता है, पिताजी कहाँ गए? महल में कहीं दिखाई नहीं दे रहे। कई दिन से वो महल से बाहर नहीं गए थे। अंततः मानव मांस के लिए बुरी तरह तड़प रहे थे, इसीलिए वो मानव मांस की खोज में महल से बाहर गए हैं। अभी वो बातें कर ही रहे थे कि उन्हें फड़फड़ की आवाज सुनाई दी। लगता है पिताजी वापस आ रहे हैं। अगले ही पल एक विशाल हांस एक स्त्री को अपने पंजे में दबाए उनके सामने आकर उतरा। स्त्री पर नजर पड़ते ही मगन सिंह बुरी तरह चौंक पड़ा। ओह, ये तो माँ सगुना है। तब तक बकासुर अपनी असली रूप में आ चुका था। पिताजी, आप तो मेरी माँ को यहाँ खाने के लिए उठा लाए हैं। क्या ये तुम्हारी माँ है? ओहो, तब तो हम इन्हें नहीं खाएंगे। युवराज मगन सिंह ने आगे बढ़कर बेहोश सगुना के मुंह पर पानी के छींटे मारे। माँ होश में आओ। शीघ्र ही सगुना होश में आ गई। बेटा, वो हंस कहाँ गया? माँ तुम डरो नहीं, तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो। मैं हूँ तुम्हारे साथ, डरो नहीं। तब मगन सिंह ने सगुना को सारी बात बताई। सारी बात सुनकर वो बोली, बेटा, तुम्हारे कारण ही आज मेरी जान बच सकी है। तुम मेरे लिए बेटा नहीं, भगवान हो। माँ, ये तुम क्या कह रही हो? बेटा, मैं आज तक तुम्हारे लिए अपने मन में बुरी बुरी बातें सोचती रही। अपनी इस अपराधिनी माँ को क्षमा कर दो बेटा। माँ, तुम मेरे लिए पूजनीय हो। मुझसे क्षमा मांगकर मुझे शर्मिंदा ना करो। तब युवराज मगन सिंह सगुना और कपिला के साथ हरिनारायणपुर वापस आया।